हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी साहित्य यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का पार्ट 4 वीडियोज, जिसका वीआईपी टॉपिक है अपभ्रंश भाषा के प्रमुख रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाओं का याद करने का शॉर्ट और मज़ेदार ट्रिक। चूँकि मैं एक ट्रिक इसके पहले वीडियो में बना चुका हूँ, जिसमें भारतीय आर्य भाषाओं का, जिसमें अपभ्रंश भाषाएं थीं और उनका बोलियां थीं, उस पर मैं एक ट्रिक इसके पूर्व वीडियो में बना चुका हूँ। अगर आपको उसको याद करना हो या उसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप हमारे इसके तीसरे वीडियो में जाके पार्ट 3 वाले में देख सकते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार और याद करने के लिए बहुत ही अच्छा है। उसमें सब कुछ है। तो उसी प्रकार मैं ये चौथा वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। प्रश्न जो है टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी में या जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें इसी तरह का, इसी में से प्रश्न आता अधिकतर है। तो इसको आप लोगों को याद करना बहुत ही आवश्यक है और इस नाते मैं इसका एक अलग छोटा सा चैप्टर बनाना चाहता हूं और छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूं। इस नाते मैं आप लोगों को ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इसको स्टार्ट करता हूं। अगर हमारा यह ट्रिक और हमारा टॉपिक अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर अपने मित्रों को शेयर करिएगा और कमेंट करना न भूलिएगा और हमारा उत्साहवर्धन भी करते रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, मैं लिखा है वीआईपी। यह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है, जो विभिन्न परीक्षाओं में आता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अपभ्रंश भाषा के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। मैं एक बार इसको पढ़ के सुना देता हूँ। शायद आपके एक बार के पढ़ने में, 2 बार के पढ़ने में याद भी नहीं होगा, लेकिन मैं जब आपको ट्रिक बताऊँगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये बहुत ही BIQ प्रश्न है। तो यहाँ देखिए, पहला जो प्रमुख रचनाकार हैं अपभ्रंश भाषा के, वो स्वयंभू हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इनका एक उपनाम भाषा स्वयंभू कवि का जिनका साहित्य 8वीं शताब्दी में हमको प्राप्त हुआ था, उनका प्रमुख रचना का नाम क्या है? इन्होंने रचना का नाम है भविष्यत कहा। यह अपभ्रंश भाषा का पहला प्रबंध काव्य है। तीसरा है पुष्पदंत। पुष्पदंत जो है अपभ्रंश भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ का नाम है जसहर चर्यु, ये महापुराण है। और चौथा है सरहपा। सरहपा भी जो है अपभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना का नाम है चर्यापद। ये सिद्धों की रचनाएं हैं। सिद्धों की रचनाएं इसमें है, जिसमें सिद्धों का वर्णन किया गया है। पांचवा कड़हपा। इनकी प्रमुख रचना जो है दोहा कोशी है, ये भी सिद्धों की रचनाएं हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा ऐसे ही बता दूंगा। देखिए, यहाँ लास्ट में सरहपा और कड़हपा दोनों में पापा आया है। मतलब सरहपा के लास्ट में जो प्रत्यय अक्षर वर्ण है वो पा है, और कड़हपा में भी जो लास्ट में पापा आ रहा है। देखिए, पापा आ रहा है ना, पापा। तो जिसमें दोनों पापा आ रहा है तो समझ लीजिए इस दोनों में भी सिद्धों की रचनाएं का वर्णन किया गया है। सिद्ध मतलब जो सिद्ध पुरुष होते हैं नाथ संप्रदाय के, उनको सिद्ध भी कहा जाता है। तो उसी से संबंधित ये रचनाएं हैं। और आगे मैं इसको जो है उदाहरण के रूप में और ट्रिक रूप में बताने जा रहा हूं, जिसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा।
अब आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ ऊपर लिखा है अपभ्रंश कवियों के रचनाओं का ट्रिक। जो अपभ्रंश कवि हैं और उन प्रमुख कवि हैं और उनके प्रमुख रचनाएं हैं, उनका ये यहाँ पर मैंने ट्रिक लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे स्वयंभू कवि हैं, इनकी प्रमुख रचना है पयुम चरियु। तो इनका ट्रिक मैंने बनाया, अभी मैं इसका व्याख्या भी कर रहा हूँ, पहले ट्रिक पढ़ के सुना रहा हूँ। स्वयंभू यानी ब्रह्मा ने, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयंभू। स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी ने भू माने पृथ्वी पर सबसे पहले ओम को आप पयुम कह सकते हैं, क्योंकि ये समान उच्चारण दे रहे हैं, दोनों शब्द है। तो पहले ओम बोला होगा, पहला चीज़ ये हो गया। और दूसरा है उ अक्षर मध्य में केवल ओम में ही आता है, अन्य कहीं नहीं। मतलब ओम में आता है और पयुम में आता है। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ आप देखिए कि जैसे ओम ऐसे हम लिखते हैं, और इनकी जो प्रमुख रचना है पयुम, दो हो गया। ओम जो जब मतलब स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी जब पृथ्वी पर आए तो पहले क्या बोले होंगे? ओम बोले होंगे। उसी प्रकार अपभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि या वाल्मीकि, जिनको हम कहा जाता है भ्रंश का वाल्मीकि, वो भी पहले आए होंगे, तो उन्होंने पयुम बोला। क्या बोला? पयुम। तो ये दोनों देखिए, इसमें भी ऊ आ रहा है और इसमें भी ऊ आ रहा है, ये दोनों में यू आ रहा है, ऊ। तो ये जो है अन्य किसी शब्द में अधिकतर नहीं आता है। तो आप जब भी यह मतलब प्रश्न परीक्षा में आएगा कि पयुम के प्रमुख रचनाकार कौन है, पयुम चरियु के, तो पयुम में आप ध्यान दीजिएगा प ऊ में, और उसी तरह ओम है, तो दोनों में जो है ऊ बीच में आ रहा है। तो ये जो ओम सृष्टि का जब आविष्कार हुआ तो पहले ब्रह्मा जी आए होंगे, तो ब्रह्मा जी ने ओम बोला होगा। तो उसी प्रकार अपभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि जो स्वयंभू हैं, जिनका एक नाम ब्रह्मा जी भी है, उन्होंने भी जो पहला अपना ग्रंथ स्टार्ट किया, उसका पहला शब्द पयुम लिखा होगा, पयुम लिखा होगा। और रचियु माने रचना किया, किसका रचना किया? पयुम का रचना किया। एक चीज़ हो गया। और दोनों में ऊ आ रहा है, जैसे ओ ऊ मैं, प ऊ मैं, ये दोनों में ऊ आ रहा है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि यह जो है किसी और का नहीं हो सकता, केवल व केवल यह स्वयंभू कवि का ही हो सकता है। और यह आपके दिमाग में शायद बैठ भी गया होगा। अब मैं आपको दूसरा बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, दूसरा जो अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं धनपाल जी हैं, और इनका जो प्रमुख रचना है वो भविष्यत कहा है। इसका ट्रिक मैंने जो बनाया है, धनपाल को उनके गुरुजी ने कभी कहा होगा कि भविष्य में तुम धनी होगे और तुम्हारा नाम धनपाल होगा। मतलब अब जब आप याद करेंगे तो आपको दिमाग में आएगा धनपाल भविष्यत कहा, धनपाल भविष्यत कहा, धनपाल भविष्यत कहा। तो धनपाल भविष्यत कहा का मतलब ये हुआ कि भविष्य में उनके गुरुजी ने कहा होगा, चाहे गुरुजी ने कहा होगा, चाहे उनके माता पिता जी ने कहा होगा, चाहे उनके कोई मित्र ने कहा होगा, उनकी पढ़ाई देख करके, उनका कठिन तपस्या देख करके, कि जाओ बेटा तुम आगे भविष्य में इतना मेहनत कर रहे हो, इतना पढ़ाई में मेहनत कर रहे हो, इतना कठिन तप कर रहे हो, तो तुम भविष्य में धनी भी होगे। यहाँ धन से मतलब धनी, और पाल मतलब पाल, तुम्हारा नाम जो है क्या होगा? धनपाल होगा। तो आप धनपाल से मतलब अर्थ लगाइएगा कि धनपाल कौन हो सकता है? जिसके माता पिता या गुरुजी उसके पढ़ाई के दौरान कह दिए होंगे कि भविष्य में तुम आगे जाकर धनी होगे और तुम्हारा नाम धनपाल होगा। तो यह कौन कर सकता है? गुरुजी कर सकते हैं। और गुरुजी क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। तो भविष्यवाणी जब करेंगे तो वह व्यक्ति क्या होगा आगे? मतलब धनी होगा। और धनी कैसे होगा? शिक्षक बनेगा, अच्छा जॉब पाएगा, उस तरह धनी होगा और उसका नाम धनपाल होगा। इस तरह शायद आपको यह ट्रिक याद हो गया होगा कि भविष्यत कहा किसका होगा? धनपाल का ही होगा और किसी का नहीं, क्योंकि उनका भविष्यवाणी उनके गुरुजी और माता पिता पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अब अगले तीसरे ट्रिक पे मैं पहुंचता हूं। तीसरा है पुष्पदंत। ये भी अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख रचनाकार हैं और इनकी प्रमुख रचना है जसहर चरियु। आपको दिखाई दे रहा होगा जसहर चरियु। इनका ट्रिक है पुष्प तो वैसे हर जगह मिलता है,
पुष्प तो वैसे हर जगह मिलता है, मगर पुष्पदंत, जैसे कि मैंने कोष्ट में कर दिया है पुष्पदंत, पुष्पदंत तो जसहर कोई जिला का नाम होगा, कोई कस्बा का नाम होगा, या कोई काल्पनिक नाम आप समझिए। जसहर कोई काल्पनिक देश है, उस काल्पनिक पुष्प का नाम तो आपने सुना है, लेकिन पुष्पदंत वह पुष्प जिसमें दांत हो, बड़े बड़े दांत हों पुष्प में, तो ऐसे बड़े बड़े दांत वाला पुष्प तो भाई पृथ्वी पर मिलेगा नहीं, कोई काल्पनिक देश होगा उसी में मिलेगा। तो वह काल्पनिक देश का होगा जसहर। जसहर में जय हटा दीजिए तो शहर बचता है। क्या बचता है? जसहर, शहर बचता है। तो वह कौन शहर होगा? जिसका नाम जसहर होगा। तो पुष्पदंत जो है कि प्रमुख रचना का होगा जसहर चर्यू। तो आप एक बार ट्रिक फिर से सुन लीजिए। पुष्प तो वैसे हर जगह मिलता है, मगर पुष्पदंत नामक पुष्प तो जसहर यानी काल्पनिक शहर में ही मिलता होगा। तो आपको याद हो गया। ये चूँकि महापुराण है और शायद आपको हमारा ट्रिक अच्छा लगता होगा, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस तरह हम आगे भी जो है आपको ट्रिक पढ़ाते जाएंगे और बताते जाएंगे। चौथा देखिए, यहाँ लिखा सरहपा। जो चौथे जो है प्रमुख है कवि हैं अपभ्रंश भाषा के, सरहपा। इनका प्रमुख रचना का नाम है चर्यापद। अब इनका जो मैं ट्रिक बनाया हूँ तो संजोग से लिया जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब ट्रिक तो आदमी काल्पनिक कल्पना से लेता है। तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रिक बनाया है, इसमें 2 चीज़ से आप पकड़ सकते हैं। यहाँ देखिए सरहपा, सर माने आगे, सरहपा के जो उपसर्ग है माने आगे का शब्द है। सरहपा 2 शब्दों से बन के बना, सर और हपा। तो जो ये सर मतलब सिर से आप ले सकते हैं, और चर्या पद, चर्या छोड़ दीजिए, पीछे का पद देखिए तो पद, पद मतलब पैर होता है। तो शरीर में 2 ही चीज़ होता है, अगर ऊपर जाएंगे तो सर रहेगा और नीचे जाएंगे तो पद रहेगा। आप जैसे देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि बिना ट्रिक का जो है बिना चिन्ह का दिमाग में नहीं बनता है। अब देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या होता है? सर, और ये आपका क्या है? पद। तो किसी भी शरीर में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर सर रहता है, या सर से आगे सर रहता है, और नीचे क्या रहता है? पद रहता है। तो अगर सरहपा का मतलब रचना पूछता है तो आप जान लीजिएगा जिसके नाम के पीछे पद रहेगा वो सरहपा का होगा। लेकिन प्रश्न ये आता है कि बहुत से ऐसी रचनाएं हैं जिसके पीछे पद रहता है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए सरहपा, सरहपा, सरहपा का क्या है? चर्या पद। लेकिन अगर यहाँ 2 पद रहता है, या 3 पद रहता है, 5 पद रहता है, 8 पद रहता है, 10 पद रहता है, तो सरहपा का नहीं होगा। यहाँ हमारी 2 पद आ जाए तो मत समझिएगा कि 2 पद वाला जो है सरहपा का है, नहीं। 3 पद वाला नहीं सरहपा का है, 4 पद वाला सरहपा का नहीं हो सकता, 8 पद वाला सरहपा का जब भी होगा तो कौन होगा? चर्या पद, मतलब 4 पद। ये बहुत ही जो है विस्मयकारी पुरुष रहे होंगे कि इनके पास 4 पद रहा। सरहपा के पास 4 शब्द 4 पद रहा होगा, इस नाते जो है इनका नाम, इनका जो पद था सरहपा। दूसरी बात, सरहपा में आप देखिए तो 4 अक्षर है, स र ह पा, ये 4 अक्षर है। तो 4 अक्षर को मिला के चर्या, और इनका जो रचना था उनका नाम पद आगे उन्होंने बढ़ा दिया। पद माने कविता भी होता है, तो इस तरह से इनकी जो रचना है वो चर्या पद है। उसके बाद आप लास्ट देखिए, देखिए यहाँ पर क आधा ड़ ह पा, कड़हपा। इनका प्रमुख रचना दोहा कोशी है। तो जो मैंने ये जो मैंने आपके बताया था, इसके पूर्व ही बता चुका हूँ कि जिनके पीछे पा आएगा लास्ट में, वो जो है सिद्धों की रचनाएं हैं। तो देखिए यहाँ पे सिद्धों की रचनाएं मैंने लिखा है, यहाँ पर भी देखिए सिद्धों की रचनाएं है, और यहाँ पर भी सिद्धों की रचनाएं है। तो अब ट्रिक मैं बता रहा हूँ। इसमें मैंने ट्रिक के रूप में कल्पना किया है कि कौन कहता है कि 2 हा मतलब 2, कौन कहता है कि 2 कण कोस कोस पर होता है? कौन कहता है कि 2 कण कोस कोस पर होता है? जबकि आप जानते हैं कि परमाणु कितना
नज़दीक रहता है, परमाणु में जो अणुएं होते हैं कितने नज़दीक रहते हैं, जिसे हम आँख से नहीं देख सकते, बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। लेकिन ये जो कड़हपा थे ये तो वैज्ञानिक थे नहीं और कण की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक भी नहीं और कण की बात कर रहे हैं, कण की रचना कर रहे हैं और कण की इनको जानकारी नहीं है। तो इन्होंने अपने जो है दिमाग से लिख दिया कि दो कोसी मतलब दो कोसी मतलब दो कोस पर कण रहते हैं। कितने दूर रहते हैं कि 2 कोसी मतलब दो कोस पर जो है कण रहते हैं। तो आप जो है यहाँ जब भी आप कड़हपा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कणों की बात कर रहा है, परमाणु की बात कर रहा है। तो जब ये कण की बात कर रहा है तो ये जो है कह रहा है कि 2 कोसी मतलब ये कोस पर 2 कण रहते हैं, ये गलत है। तो इस नाते जो है कण की जब बात करेगा तो 2 मतलब कोसी मतलब दो कण कोस पर नहीं रहते हैं, ये गलत बात है। तो इस नाते जो है आप इस ट्रिक को लगा लेंगे कि ये थोड़ा मतलब वैज्ञानिक कम थे, कभी ज़्यादा थे, तो ये विज्ञान की बात सही से नहीं सोच पाए समझ पाए और उस समय विज्ञान का आविष्कार भी नहीं हुआ था। इस नाते ये अपने हिसाब से लिखे हैं कि कण जो है कोस पर 2 कण मतलब यहाँ आप देखिए कण 2 कोसी मतलब 2 कण कोस पर रहते हैं। यहाँ 2 बीच में उठाइएगा, 2 कण कोसी मतलब कण 2 कण जो है वो कोस पे रहते हैं, ऐसा गलत है, ये गलत मिथ्या बात है। और जो है कण जो है बहुत ही नज़दीक रहते हैं। अब हमारा ये जो ट्रिक है आपको कैसा लगा, और आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रख दे रहा हूँ और आप इसको अपने मित्रों और अपने सगे संबंधियों जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या 9th से 10th जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए यह जो बहुत ही प्रमुख है ट्रिक है। और आगे भी अगर आप लोग हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, अपने कमेंट में अगर हमारा उत्साहवर्धन करते हैं कि सर जी अगर आप इसी तरह का ट्रिक बनाते जाएं और हमको पढ़ाते जाएं, हमको याद हो रहा है तो मैं और भी जो है ट्रिक बनाऊंगा और आप लोगों से कुछ ज़्यादा मेहनत करके मैं जो है पढ़ाऊंगा और ट्रिक बनाऊंगा। और मैं आशा भी करता हूं कि आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।